अच्छा, आपने मुझसे सवाल ये पूछा कि मोदी गवर्नमेंट के पिछले 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और उनके सबसे बड़े अचीवमेंट क्या हैं? अब गवर्नमेंट के तो बहुत सारे अचीवमेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी बाबू से पूछेंगे, तो वो सरकारी योजनाओं की लिस्ट आपके सामने रख देगा और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों योजनाओं की लिस्ट आपके सामने रख देगा और ये कहेगा कि हमने इतना शानदार काम देश में किया है कि देश पूरी तरह बदल गया है। और आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो गवर्नमेंट के नेता जो है, सरकार में जो नेता रहे हैं, वो भी कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम आपसे गिना देंगे। लेकिन अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको एक आम आदमी के नज़रिए से दूं कि ऐसे कौन से बड़े बदलाव पिछले 10 सालों में भारत में होते हुए हमें दिखे हैं जो सरकार के सीधे प्रयासों का नतीजा है, तो 4-5 जो मुझे याद आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहला काम जो मुझे ध्यान में आता है वो ये है कि गवर्नमेंट की कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो भारत को लॉन्ग टर्म में बदल कर रख देंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहला, एक ऐसी योजना जिसके बारे में विदेशी मीडिया में पहले चर्चा हुई और देश के मीडिया में बाद में हुई, वो योजना थी हर घर जल योजना। देखिए, कई बार हम लोग बातचीत करते हुए इस तरह की बातें हमको सुनने में मिलती हैं कि भारत जो दुनिया के डेवलप्ड देश हैं उनसे 50 या 100 साल पीछे है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत जो दुनिया के डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के देशों से 100 साल कोई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में या साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने में या मैथ्स पढ़ने में उनसे 100 साल पीछे नहीं है। हम लोग अगर इन देशों से, इन डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे हैं, तो पीछे हैं अपने लोगों को, देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के मामले में। और उसमें से एक मामला है, बड़ी साधारण सी एक उपलब्धि है जो कि पश्चिम में तो बहुत साधारण बात हो गई 100 साल पहले, लेकिन हमारे देश में अब भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो ये है कि हर घर में नल से पानी का आना। अब सोचिए कितनी छोटी सी बात है, कोई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जो भारतीय ना कर पाए या ना कर सकें। और प्रधानमंत्री मोदी से पहले देश में कई प्रधानमंत्री रहे, सब ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ना जाने दुनिया के किन किन विश्वविद्यालयों से सब पढ़ कर आए। लेकिन नरेंद्र मोदी से पहले ना किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, ना किसी सरकार ने सोचा कि यार हर घर में नल से पानी पहुंचे। तो सरकार की इस योजना के बारे में सबसे पहले मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर में पढ़ा, उसके बाद देश में बहुत सारे अखबारों में इस पर खबर छपी। यहाँ तक कि ना सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि उत्तराखंड के गाँवों में भी आप जाकर पूछेंगे तो भले ही पानी ना आया हो, लेकिन नल और पाइप लगाए जाने का काम दूर दराज के इलाकों में भी जारी है। और कल्पना करिए कि अगर आपके घर में नल से पानी आता होगा तो कितनी सारी सुविधा आपको होगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने कोशिश की थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी भारत में खुले में किसी को शौच के लिए ना जाना पड़े, ऐसी सुविधा बनाई जाए। आपको याद होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है और कई सारे मीडिया में, विदेशी मीडिया में भारत का बहुत मजाक भी इस मामले में उड़ाया जाता है। कभी आप ट्रेन पकड़िए देश के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक, और सवेरे जब उजाला हो रहा हो 5 बजे 6 बजे, तो आप जरा अपनी जिस ट्रेन के डब्बे में आप बैठे हो, अगर वहाँ पर्दा हो तो उस पर्दे को हटा के देखिए, तो आपके पटरी के दोनों ओर हजारों लाखों लोग आपको, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चित्र आपको नजर आएगा कि पटरियों के दोनों किनारे सवेरे सवेरे बैठे हुए हैं ना, क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं है। और सरकार ने टॉयलेट भी बनाए घर में, लेकिन उस टॉयलेट को बना के आप करेंगे कि जब घर में नल से पानी नहीं आता होगा तो आप एक एक तो पीने का पानी जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं दूर से भर के लाएं। अब टॉयलेट घर में बन गए तो फिर टॉयलेट के लिए भी पानी भर के लाएं, तो उनका काम और बढ़ गया। तो सोचिए, अगर आप सरकार की योजना अगर पूरी तरह सफल होती है और भारत में हर घर में, चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो या चाहे बहुत बड़ा किला हो, वहाँ अगर नल से पानी आता होगा तो वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी बदलेगी, उनके जीवन में कितनी सहूलियतें आएंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी योजना है और लोगों ने इस चेंज से देश बदला है और बहुत बड़ी ये बात है। और दूसरी वेलफेयर स्कीम थी 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खोलना। तो मुझे तो बड़ा, जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा शॉकिंग ये लगा कि यार देश में 18 साल की उम्र से अधिक के 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता तक नहीं था ना। एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, हिंदुस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट आज से 20 साल पहले बनाया गया।
जापान में वही काम 125 साल पहले हुआ था, जब उन्होंने सोचा कि एलिमेंट्री एजुकेशन हम अपने हर नागरिक को देंगे, और हमने वो काम आज से 25 साल पहले किया, 100 साल हम उसमें भी पीछे थे ना। तो ऐसे ही बैंक अकाउंट्स के मामले में भी जो 50 करोड़ नए खाते खुले हैं जनधन योजना के तहत, मुझे लगता है उससे बहुत सहूलियत देश के गरीब लोगों को हुई होगी। अब कल्पना करिए, एक मज़दूर कहीं बिहार उत्तर प्रदेश से कहीं दिल्ली आता है या किसी बड़े शहर में जाता है, काम करता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस दौड़ता है और 2000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये इस तरह पैसे अपने परिवार को भेजता है ताकि उसका घर चल सके। उसके बाद अपना खाता होगा और वो बैंक से अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकेगा। ये दूसरी योजना है, उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा। लेकिन सोचिए बैंक अकाउंट खोलने के कितने सारे लाभ आम लोगों को होंगे। और तीसरा था 17 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिलना। तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग है कि भाई देश में नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 50 करोड़ नए लोगों के खाते खुले, 17 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, करोड़ों घरों में करोड़ों घरों में पाइप से पानी पहुंच जाए, इस योजना पर काम हुआ। तो मुझे लगता है सरकार की ये वेलफेयर स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने देश को बदला है और आने वाले सालों में और भी देश को बदलेंगी। अब ये तो पहली उपलब्धि रही मेरी नज़र में, मतलब मेरी निजी राय में। आप सोचिए आपको और क्या उपलब्धि नजर आती है। सेकंड, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हिंदुस्तान बड़ा छोटा सा लगने लगा है क्योंकि इतने सारे हाईवेज बने हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए। आज से तकरीबन 15 साल पहले तक आप देहरादून से दिल्ली जाते थे तो आपको 7, 8, 9 घंटे लगते थे, और इस 7-8 घंटे के सफ़र में 3 घंटे तो एक 200 मीटर टनल के बाहर लग जाते थे, जिसके दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की लाइन होती थी। और गर्मियों के दिनों में उन गाड़ियों के अंदर बच्चे, औरतें, बूढ़े सब तड़पते रहते थे, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे कि आप टनल के एक तरफ से ज़रा गाड़ियाँ पास हों तो दूसरी तरफ से वो गाड़ियाँ निकल सकें। और ये एक नहीं, दो नहीं, साल दर साल यही किस्सा चलता रहा। लेकिन अब आप जब दिल्ली से देहरादून के लिए निकलते हैं तो शहर के अंदर तो अभी वही हाल है कि आपको 10 किलोमीटर जाने में हो सकता है 2 घंटे लग जाए। लेकिन एक बार आपने हाईवे टच किया तो उसके बाद दिल्ली पहुंचने की वो दूरी, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। इतने अच्छे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज पूरे देश भर में बने हैं। ऐसे ही आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए और सड़कों पर जो काम हुआ है, हाईवेज पर जो काम हुआ है, एक्सप्रेसवेज पर जो काम हुआ है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और भाजपा के विरोधी भी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज किया है उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है। दूसरा, बुलेट ट्रेन के बारे में हमने सुना, हालांकि वो भी चल नहीं पाई, ना पूरी तरह बन पाई, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने उस तरह का प्रयास किया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दिल्ली लोकल ट्रैवल के मामले में मेट्रो रेल बनने से पहले नर्क था, मतलब आज भी कोई बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ये सोचिए कि 2014 तक देश के 5 शहरों में 229 किलोमीटर मेट्रो रेल चलती थी। 2023 तक 20 शहरों में 860 किलोमीटर मेट्रो रेल चलती है, जो कि हालांकि कम है। चीन के जो बड़े शहर हैं वहाँ एक ही शहर में इससे ज़्यादा बड़ा मेट्रो सिस्टम है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भारत में काम होता है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें मूव करती हैं, उसके हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि है। और वैसा ही अब सिविल एविएशन पर भी अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स बने हैं। और मुझे पर्सनली खुशी है कि देहरादून से गोवा तक भी सीधी फ्लाइट आप ले सकते हैं। तो दूसरा, बीजेपी का एक ऐसा विजिबल काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा काम जो सबको नज़र आता है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज करना और देश में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, जो कि दिख भी रहा है ना, और आने वाले सालों में और बेहतर होगा। इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, आम लोगों को सहूलियत होगी। बस एक बात का, और फ्यूल भी कम लगेगा, क्योंकि जब हम दुनिया कम वक्त में ट्रैवल करेंगे तो उससे फ्यूल भी बहुत सारा बचेगा। तो देश का जो फ्यूल इंपोर्ट्स है, मुझे लगता है वो भी कम होगा। फ्यूल इंपोर्ट भले ही कम ना हो, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन ज़रूर कम होगा। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की है, वो ये है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन, इन दो आर्टिकल्स को ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स को
ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनको चेंज कर दिया गया है पूरी तरह। तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स की वजह से भारत में जो विसंगति पैदा हुई थी कश्मीर को लेकर, वो ख़त्म हो गई है। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का वैसा ही एक राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, ये सारे राज्य हैं ना। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के भी वही सारे अधिकार हैं, होने चाहिए जो देश के बाकी दूसरे राज्य के लोगों के पास है। इसमें एक मैं बात ही कहूँगा, ये आर्टिकल 370 और 35A के हटने की बड़ी आलोचना की गई कि अब देश के बाकी राज्यों से लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर में ज़मीनें खरीदेंगे और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को राज्य छोड़कर जाना होगा। तो बस मैं इसमें एक बात कहूँगा, भारत एक देश है, लोग पढ़ने के लिए नौकरी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं। जम्मू कश्मीर कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नौकरी पाने के लिए बहुत लोग उस तरफ जाने वाले हैं। वैसे भी आप सोचिए, तो जम्मू कश्मीर का कोई लड़का या कोई हिमाचल का कोई लड़का या बिहार से कोई बच्चा जब कर्नाटक पहुंचता है बेंगलोर में नौकरी करने, तो उसका मकसद कोई ये तो होता नहीं कि वो कन्नड़ों को किनारे लगाए और कर्नाटक की राजनीति पर, कर्नाटक में जो ज़मीनें हैं उन पर अपना कब्जा स्थापित कर ले। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सोच रखना ठीक नहीं है। ये बहुत ही कॉमन है कि एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य लोग अलग अलग वजहों से जाते हैं, और ख़ासकर बड़े शहरों की तरफ छोटे शहरों से बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी की तलाश में आते हैं। नौकरी करते करते जब बहुत साल गुजर जाते हैं तो हो सकता है वो वहाँ बस भी जाए, लेकिन कोई जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र रच रहा हो कि अब बस हरियाणा और बिहार और उत्तर प्रदेश से सारे लोग जाकर मकान बनवाने वाले हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, और उससे जो विसंगतियाँ पैदा हुई थी वो विसंगतियाँ ख़त्म हो गई। जैसे एक विसंगति मैं आपको बताता हूँ जो बड़ी अजीब सी आपको लगेगी। जैसे अगर आप जाएँ, मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और आप जम्मू के किसी स्कूल में चले गए या कश्मीर के किसी स्कूल में चले गए, 20 साल वहाँ आपको हो गए। आप वहाँ वोट नहीं डाल सकते विधानसभा के चुनाव में। मैं क्यों नहीं डाल सकते? आप अब 20 साल हमारे, हो सकता है वही रहते रहते आप रिटायर भी हो गए 30 साल में। जो एक राज्य में आपने ज़िंदगी के 30 साल गुजार लिए, तो वहाँ कहीं पर अगर आप 2 कमरों का 3 कमरों का मकान बना लेते हैं, अपने परिवार के साथ रह लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपने कोई जुल्म कर दिया ऐसा करके कश्मीर के लोगों पर, या उनका कोई इससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत रीजनलिज्म की फीलिंग हर राज्य में होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन उसको खींचकर इतना ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए कि वो अलगाववाद में बदल जाए ना। तो ये तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी गवर्नमेंट की, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया जाना। चौथा है यूपीआई। यूपीआई के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा। इसमें हो सकता है 1 या 2 मिनट लगाऊंगा, और 1 या 2 मिनट इतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि साल 2023 आने को है, चल रहा है, 24 आ जाएगा कुछ महीनों में। भारत में अभी भी मात्र 3 करोड़ लोगों से कुछ ज़्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर में है, और देश की आबादी है 140 करोड़। और आप यकीन मानिए कि जब तक ब्रॉडबैंड वायर कनेक्शन आपके घर में नहीं है, तब तक आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, लेकिन आप इंटरनेट को सही ढंग से कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज भी 2023 की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और 2014 रिलायंस जियो के आने से पहले, 2016 में रिलायंस जियो लगभग आया, तो मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई। तो रिलायंस जियो आने से पहले 1 GB डेटा के लिए आम आदमी 300 से 400 रुपये देता था, और डेटा इतनी जल्दी खत्म होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 1 GB डेटा तो मंथ में, जो आपके फ़ोन में जो ऐप होती हैं वो ऑटो अपडेशन में ही खुद ही खत्म कर देती। हाँ, तो रिलायंस जियो आया, इंटरनेट आम आदमी की पहुंच में, वो आज 400-500 रुपये देकर आप हर दिन 2-3 GB डेटा यूज़ कर सकते हैं। और सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो था यूपीआई। यूपीआई यानी सिंपल तरीका जिससे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकें। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में जितना एफिशिएंट सिस्टम यूपीआई है, उतना एफिशिएंट दूसरा कोई, और इतना फास्ट दूसरा कहीं और कोई सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा डोमेन है
जहाँ पर भारत ने दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड देशों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। आप कल्पना करिए, आप दुकान पर जाते हैं, आप 10 रुपये की एक पान खरीद लेते हैं और आप अपने फ़ोन से पे कर देते हैं, और जो पान की दुकान चलाता है वो भी 10 रुपये रिसीव कर लेता है। आप जाते हैं सब्ज़ी लेने, आपने 25 रुपये की सब्ज़ी ली, आपने पे कर दिया ना। तो कितना सहूलियत है। इससे एक फ़ायदा, इससे छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग पूरी तरह एम्पावर्ड हुए हैं ना, उनकी एक फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट हुई है। एक आदमी सब्ज़ी बेचता था, सोचिए अब रोज़ मंडी से सब्ज़ी लाता है, सब्ज़ी बेचता है, उसे कभी लोन चाहिए हो अपना बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, वो बैंक के पास जाए, कहे मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक उसको दरवाजे से ही भगा देगा। लेकिन आज वो रोज़ जो मंडी से जाता है 2,000 रुपये की सब्ज़ी खरीदता है, 2,500 रुपये की बेच देता है, उसके बाद एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। तो वो जब लोन के लिए जाए किसी बैंक के पास, तो उस बैंक को अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री सबमिट कर सकता है। तो बैंक के पास भी एक डॉक्यूमेंट होगा, एक डेटा होगा, डेटा पॉइंट होगा, जिसके आधार पर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इसका एक्सपेंडिचर है, कितना इसका इन्वेस्टमेंट है, कितनी इसकी इनकम है। अगर हम इसको लोन देंगे तो क्या ये हमको रीपे कर पाएगा इंटरेस्ट रेट पर। तो आम लोगों तो जो छोटा व्यापारी है उसको भी इससे मदद मिली, और जो कितनी सहूलियत हुई, उसके फ़ायदे अलग। और पैसा ट्रांसफ़र करना कितना, मैं आप खुद की बात आपको बताता हूँ। लगभग ये बात है, लगभग 20 साल पहले तक मैं जब पहली बार घर से बाहर पढ़ने के लिए गया, तो हर कुछ महीने में मेरे घर से एक ड्राफ्ट आता था, फिजिकल पेपर ड्राफ्ट। फिर मैं उसको जाके बैंक में जमा करता था, फिर वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, फिर मैं कई दिनों तक उस पैसे को इस्तेमाल। लेकिन अब UPI, उस पैसे को मैं फिर यूज़ करता था जब तक मेरा काम चले, ख़त्म हो जाए, मैं फिर पैसे घर से मंगाऊँ। आप कल्पना करिए कितना आसान है, कितना सीमलेस है। और भारत का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 50% के आसपास के ट्रांजैक्शन अब UPI पर हो रहे हैं ना। और धीरे धीरे ये अब सिंगापुर, आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, फ्रांस और दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका इस्तेमाल होगा। अब है आखिरी, जो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नज़र में हो सकता है ये पहली सबसे बड़ी उपलब्धि हो BJP की, वो है राम मंदिर और विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही मंदिर का निर्माण करवाया। वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्षों ने माना, और राम मंदिर बनने के रास्ते खुल गए। लेकिन मोदी सरकार ने मंदिर बहुत तेज़ी से बने, भव्य बने, और अयोध्या में ना सिर्फ मंदिर बने, बल्कि उस मंदिर में जो करोड़ों और लाखों श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के आने के बाद जिस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत होगी, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे विद इन सिटी वो होटल्स हों, चाहे मंदिर तक पहुंचने के जो रास्ते हों, उन सब पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है कि अयोध्या शहर में किस तरह के बदलाव आए हैं। लेकिन 2024 की शुरुआत में जब मंदिर का पहला तल बनकर पूरी तरह तैयार होगा और श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में जुटना शुरू होगी, तब सही अंदाज़ा पूरे देश को लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने अयोध्या को किस तरह बदला है, और भविष्य में राम मंदिर कैसे भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों के तौर पर उभरेगा। तो मुझे मेरी निजी राय में BJP गवर्नमेंट की 5 यही सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनको मैंने एक एक क्रमवार तरीके से आपको बताया। लेकिन आप 5वीं उपलब्धि को पहली भी कह सकते हैं और पहली को 5वीं भी, ये आपकी निजी राय पर निर्भर करता है।